और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोलकाता से, जहां बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई है। खबर यह भी है कि बीजेपी नेता सुनील मंडल से टीएमसी कार्यकर्ताओं की दरअसल कहासुनी हो गई और इसके बाद बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ शुरू हो गया और यह कई देर तक चलता रहा। बीजेपी नेता की ओर से यह भी कहा गया कि बाकायदा पुलिस में इसकी शिकायत की गई, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आरोप यह भी लगाया गया कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए उन तमाम नेताओं के स्वागत समारोह का आयोजन बीजेपी दफ्तर में रखा गया था और इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर पथराव भी किया है। टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये लोग इतना एक पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस का सामने ऐसे तरीके से कैसे इसको मंच करने दिया गया। टोटल इट्स एनर्की, टोटल एनर्की, नथिंग मोर देन दैट। न्यूज 18 से भी खास बातचीत में बंगाल प्रभारी बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि दरअसल ममता बनर्जी के इशारे पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा बीजेपी दफ्तर के बाहर किया और न सिर्फ हंगामा किया, तोड़फोड़ की, बल्कि जमकर पथराव भी किया गया है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बीजेपी नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि जमकर पथराव भी किया गया और दरअसल इसलिए भी क्योंकि घबराई हुई है ममता सरकार और बीजेपी में और नेता शामिल ना हो जाए, इसे रोकने की यह कवायद थी। पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई की है इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच? जी प्रशांत, अभी भी पुलिस इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। जब हम पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस बोल रही है कि वो अपना कार्रवाई कर रही है। मैं आपको ये पूरा मामला बता देता हूँ। 11 बजे के आसपास जितने भी नेता आज जो टीएमसी से बीजेपी में ज्वाइन किए, उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम था और इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, सुनील मंडल और जो तमाम जो दूसरे सांसद हैं वो भी बीजेपी पार्टी ऑफिस पहुँचे थे। लेकिन बीजेपी नेताओं से बात करने से जो बीजेपी नेताओं का दावा है कि सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी के जो कार्यकर्ता था उन्होंने घेर लिया, लेकिन बीच बचाव करते हुए जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को अंदर पार्टी दफ्तर में लेकर गए। लेकिन उसके बाद जब सुनील मंडल आए तो उनके गाड़ी के सामने कुछ कार्यकर्ता लेट गए। उनके गाड़ी के सामने के हिस्से पर उन्होंने उसे इसके साथ तोड़फोड़ करने की कोशिश की और जो पुलिस जो बगल में ही मौजूद थी थोड़ी दूरी पर, वो तुरंत आ गई बीच बचाव करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी स्टेट पार्टी ऑफिस के बाहर का मामला है, लिहाजा बीजेपी पार्टी ऑफिस के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो तुरंत बाहर निकले। सुनील मंडल को के पास उन्होंने घेराबंदी बनाई और उसके बाद सुनील मंडल को सुरक्षित हुआ अंदर पार्टी ऑफिस के अंदर ले गए। पुलिस पर एक बार फिर से सवाल उठता है और ये ठीक वैसी ही तस्वीर थी जब जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल आए हुए थे और वो डायमंड हार्बर जा रहे थे कैलाश विजयवर्गीय के साथ, और ठीक वैसी ही तस्वीर देखने को मिली और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। जी, तो एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही हमने बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से भी बात की। उन्होंने गंभीर आरोप ममता सरकार पर लगाए। कलकत्ता जहां पर मुख्यमंत्री रहती है, जहां पर की सेक्रेटरीट हमारे कार्यालय से मात्र 3-4 किलोमीटर दूर है, वहां पर टीएमसी के लोग कार्यालय के पास इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह हम होम मिनिस्टर को ईमेल करते हैं, डीजी को ईमेल करते हैं, पुलिस कमिश्नर को ईमेल करते हैं कि यहाँ पर टीएमसी के लोग खड़े हुए हैं, हमारा आज कार्यक्रम है। पर पुलिस के 4 जवान आ जाते हैं फिर, और वो लोग यहाँ हंगामा मचाते हैं, नारेबाजी करते हैं माइक लगाकर और हमारे नेताओं के ऊपर हमला करते हैं। सुनील मंडल की कार को क्षतिग्रस्त किया, हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी की कार को घेर लिया था, उसको डंडे से लेने की कोशिश की गई। ये अराजकता सब मुख्यमंत्री जी और उनके भतीजे अभिषेक जी के मार्गदर्शन में हो रही है। जैसे जैसे बीजेपी की विश्वसनीयता जनता के बीच में बढ़ती जा रही, वैसे इनकी बौखलाहट भी बढ़ती जा रही। जो लोग टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको डराने की कोशिश की गई, उनको धमकाने की कोशिश की गई, उनके घरों में पथराव किया गया और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि और दूसरे लोग नहीं आए टीएमसी से। एक बड़ी संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, पर इस प्रकार लोगों को डराकर धमकाकर रोकने की कोशिश की जा रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 तारीख के बाद आप देखेंगे कि और बहुत बड़ी संख्या में विधायक सांसद सब बीजेपी में आएंगे। बिल्कुल पथराव हुआ, इन्होंने पथराव किया वहाँ पर और हाथ में डंडे थे, इन्होंने गाड़ी को पीटा वहाँ पर और पुलिस के सामने सब कुछ ये घटनाएं हुई। ये बीजेपी का कार्यालय है, बीजेपी के कार्यालय के पास अब टीएमसी के लोगों को कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान करना है माइक लगाकर, ये खुद ही अनुमति ही गलत है। प्रशासन चाहता है कि किसी प्रकार का टकराव हो, कार्यालय के बिल्कुल सामने आप मंच लगाकर माइक लगाने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? देना चाहिए क्या? ये डेमोक्रेसी में इस प्रकार आप विपक्ष को परेशान कर रहे हैं, आप सत्ताधारी दल के लोग हैं, तो क्या ये अनुमति है क्या आपके पास?
ममता जी बौखला गई है। वो आतंक और डर फैलाकर फिर से सत्ता कुर्सी प्राप्त करना चाहती है, पर जनता डरने वाली नहीं, हमारे कार्यकर्ता भी डरने वाले नहीं, सब मैदान में डटे हुए हैं। और जब तक ममता जी को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जब तक हमारे कार्यकर्ता भी चैन से नहीं बैठेंगे। और जनता ने भी तय कर लिया कि ममता जी की सरकार को हटाना है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय गंभीर आरोप लगाते हुए ममता सरकार पर ही कि ये उनके इशारों पर हुआ। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह की तस्वीर आप देख पाए हैं, दरअसल कार्रवाई तो पुलिस को अब करनी ही चाहिए अगर इस तरह की हिंसक वारदात होती है, तो क्या आप देख पा रहे हैं किस तरह की कार्रवाई भी हुई? देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई पार्टी का जहां पर कहीं भी जो सम्मेलन या कोई कार्यक्रम होता है तो वहां उसके विपक्षी पार्टी को कभी भी इजाज़त पुलिस नहीं देती है। लेकिन यहां पर बीजेपी पार्टी दफ्तर के अंदर जब कार्यक्रम था बीजेपी का, और ठीक वहीं पर टीएमसी भी आज सुबह में मंच लगाकर कार्यक्रम कर ली। तो सबसे पहला सवाल तो पुलिस प्रशासन पर उठता है, लोकल थाने पर उठता है कि आखिरकार उन्होंने इजाज़त क्यों दी। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, अगर इजाज़त दी भी तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स होना चाहिए था, जिससे कि ये तस्वीरें सामने नहीं आती। लेकिन तस्वीरें सामने आई, वहाँ हंगामा हुआ, झड़पें हुई, दोनों कार्यकर्ता आमने सामने थे, टीएमसी और बीजेपी के। और उसके बाद पुलिस वहाँ पहुंची और अगर ठीक वही तस्वीरें हमें सामने आई जब सामने देखने को मिली जो जेपी नड्डा जब डायमंड हार्बर जा रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय जब डायमंड हार्बर जा रहे थे, उस समय जो पथराव हुआ था, ठीक वैसी ही तस्वीर यहाँ पर भी सामने आई है। किस तरीके से जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी के सांसद के गाड़ी के आगे लेट गए, उन्हें रोक दिया। और बीजेपी के कार्यकर्ता तुरंत अंदर से दौड़ के आए और आने के बाद उन्होंने वो नजारा ऐसा था प्रशांत, आपको बताऊं कि टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने थे। खुद आपने अपनी आंखों से देखी है, लेकिन कार्रवाई पुलिस वहां करती दिखाई नहीं दी है। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के स्वागत समारोह के दौरान हंगामे के मुद्दे को उठाया और उन्होंने एक ट्वीट किया और राज्य सरकार पर सीधे सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी घटियापन पर उतर आई है। भाजपा ने ममता दीदी की पार्टी से भाजपा में आए नेताओं का स्वागत समारोह रखा तो टीएमसी ने पार्टी दफ्तर के सामने खुद का मंच लगा दिया। अफसोस कि पुलिस को लिखित शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के सामने ही श्री शुभेंदु अधिकारी और अन्य विधायकों की गाड़ियों पर डंडे मारे गए हैं। गंभीर आरोप कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर। पश्चिम बंगाल से यह बड़ी खबर, आज से बूथ लेवल पर सबसे बड़ा चुनावी अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी के बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया और उनके घरों पर नेम प्लेट लगाकर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का ऐलान भी कर दिया। बंगाल में बीजेपी का बूथ वॉर। बूथ बूथ कमल का फूल। 78,000 बूथ पर बीजेपी मजबूत। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल के हर पोलिंग बूथ तक अपना दम दिखाने की ऐसी पहल की है जिसकी काट ढूंढना ममता बनर्जी की टीएमसी के बस की बात नहीं लगती। बीजेपी के बड़े नेता हर बूथ के पार्टी अध्यक्ष को सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी नेता 3 दिन तक ऐसे मिशन में जुट गए हैं जिसमें हर बूथ अध्यक्ष के घर जाकर उसकी नेम प्लेट लगाई जा रही है। बूथ अध्यक्ष को माला पहनाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो राज्य के जो स्टेट बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो इस तरीके से माले अर्पण कर रहे हैं और यहाँ पर उनको सम्मानित कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने मिशन 200 प्लस की तरफ मजबूती से ऐसा कदम बढ़ाया है जिसकी धमक हर बूथ पर गूंजने लगी है। बीजेपी के सभी बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया जा रहा है। बूथ अध्यक्षों के घर पर उनकी नेम प्लेट लगाई जा रही है और बूथ अध्यक्षों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चिट्ठी भी सौंपी गई, जिसमें चुनाव के लिए जुटने को कहा गया।
तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का। इस तरीके से देखिए बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं बूथ पे उनका नेम प्लेट इस वक्त यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्लोगन यहाँ पर दे रहे हैं और जो बूथ अध्यक्ष होंगे, जो बूथ अध्यक्ष, उन्हें सम्मानित करने का ये एक तरीका है। तो ये आज कार्यक्रम आपका पूरे दिन चलेगा। आज ये पूरे पश्चिम बंगाल में प्रत्येक बूथ पर हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। हम बूथ अध्यक्ष के घर जा रहे हैं और बूथ अध्यक्ष के घर जा करके उनके यहाँ हम लोग उनका नेम प्लेट लगा रहे हैं। बूथ अध्यक्ष को हम लोग ये बताइए ये क्या है? ये जो अमर बूथ सबसे मजबूत, ये कार्यक्रम पूरे पश्चिम बंगाल में हर बूथ पर हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी ने अपने कार्यक्रम को आमार बूथ सबसे मजबूत का नाम दिया है। इस जनसंपर्क अभियान में बीजेपी के 78,000 बूथों तक पहुंचने की मुहिम तय की गई है। इसमें सभी बूथ अध्यक्षकों का सम्मान किया जा रहा है और बूथ अध्यक्षकों के घर पर नेम प्लेट लगाई जा रही है। इसके अलावा जेपी नड्डा का संदेश दिया जा रहा है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की जा रही है। बीजेपी के बातों को हम घर घर में पहुंचाएंगे, चेष्टा कर कोशिश करेंगे। जितना घर में जाएंगे हम उतने ही हम सक्सेस मिलेगा। जितने घर में जाएंगे उतने ही सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर देखिए तमाम यहाँ पर लोग हैं, सीधे हम इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र, ये बताओ यहाँ पर क्यों पहुँचे हो? हमारा आज का कार्यक्रम है हमारा बूथ सबसे मजबूत। माननीय बड़े भाई श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में आज हम लोग घर घर में जाकर बूथ अध्यक्षों का नेम प्लेट लगा रहे हैं, उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। फायदा क्या होगा इससे? फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि घर घर जा जाकर हम लोग वोट के लिए अपील करेंगे और आने वाले समय में परिवर्तन लेके आएंगे। 2021 में भाजपा का सरकार लेके आएंगे। अब गांव से लेकर कस्बों की गलियों तक भी बीजेपी के झंडे नजर आने लगे हैं। बीजेपी के हर बूथ तक पहुंचने के अभियान से तृणमूल कांग्रेस में खलबली मच गई है। बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए 23 ऐसे कामों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें नए और युवा वोटरों को जोड़ने के लिए फॉर्म भी भरवाया जाएगा। वोटर लिस्ट पर भी ध्यान देना शुरू किया गया है और इसका सीधा फायदा अगले चुनावों में बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए भी आज बेहद अहम दिन, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आयुष्मान योजना के विस्तार की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर भी यहां निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब आप बंगाल जाएंगे तो वहां इलाज मुफ्त में नहीं होगा, क्योंकि वहां की सरकार इसे लागू ही नहीं कर रही है। इस योजना के तहत जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं वहां सुविधा आपको मिल पाएगी। आप मान लीजिए मुंबई गए हैं और अचानक जरूरत पड़ी तो ये कार्ड मुंबई में भी आपके काम आएगा। आप चेन्नई गए तो वहां भी काम आएगा, वहां के अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेगी। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी है। कुछ लोग होते हैं, क्या करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए सेहत योजना की शुरुआत की। इस योजना के शुरू होने के बाद अब प्रदेश के लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने केंद्र की स्वास्थ्य योजना का फायदा उठाने वाले कुछ लोगों से बातचीत की और सभी से इस योजना का लाभ लेने की अपील भी की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास कार्य और तेज होने का दावा किया। साथ ही कुछ दिन पहले हुए जिला विकास परिषद चुनाव में लोगों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर उनका धन्यवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में विकास और होने और लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने का भी दावा किया है। जम्मू कश्मीर के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी करारा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देकर उन पर हमला बोलते हैं, वो अपने पहले गिरेबान में झांक कर देखें। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें लोकतंत्र की नसीहत देने वाले अपने शासन वाले राज्यों में ही इसका मजाक उड़ा रहे हैं। दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग कहते हैं
और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। आप हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिया था, लेकिन वहां जो सरकार है जिसका लोकतंत्र पे जरती पर भरोसा नहीं, इस मामले को लगातार टाल रही है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्षी दलों पर करारे हमले और पुडुचेरी में निकाय चुनाव न होने पर सवाल उठाने के बाद पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने भी एक ट्वीट किया और विकास के काम न होने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है, यह बिल्कुल सही है कि पुडुचेरी में पिछले 1 दशक में पंचायत और निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से गांव के विकास के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, पानी, स्कूल, शिक्षा जैसी चीजों के लिए काम नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री ने जिला परिषद चुनाव में लोगों की भारी संख्या में भागीदारी पर खुशी जताई और जम्मू कश्मीर के लोगों को धन्यवाद दिया। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन कल जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया और सभी दलों की तरफ से ये चुनाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट हुए, नेक नियत से हुए, ये जब मैं सुनता हूं तो मेरा इतना मुझे गर्व हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से चुनाव निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, ये बात जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनता हूं तो लोकतंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है। मैं प्रशासन को भी, सुरक्षा बलों को भी ढेर सारी बधाइयां देता हूं। प्रधानमंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा और लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी अब जल्द खत्म होंगी। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और इसलिए श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, सरकार के सभी मुलाजिम को
जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया और हर फैसला राज्य के लिए भलाई के लिए लेने का दावा किया। आज जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के लिए अवसर की बात हो, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के कल्याण का लक्ष्य हो, या फिर लोगों के संवैधानिक और बुनियादी, हमारी सरकार राज्य की भलाई के लिए हर फैसले ले रही है। आज पंचायती राज जैसी संस्थाएं उम्मीद के इसी सकारात्मक संदेश को बढ़ा रही है। आज हम लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हुए हैं कि परिवर्तन संभव है और ये परिवर्तन उनके चुने हुए पसंदीदा प्रतिनिधि ला सकते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाकर हम लोगों की आकांक्षाओं को अवसर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अपनी महान विरासत है और इसके शानदार लोग अपने इस क्षेत्र को सशक्त करने के तरीके अपना रहे हैं, नए तरीके सुझा रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो 29 तारीख को सरकार से बातचीत करेंगे और लगातार सरकार की ओर से यह प्रस्ताव भेजा जा रहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। सुबह 11 बजे 29 दिसंबर को अब सरकार से एक बार फिर बातचीत करने के लिए किसान संगठन जाएंगे। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। जावेद, पहले तो डिनाई कर दिया गया था किसान संगठनों की ओर से, लेकिन अब क्या कहा गया है बातचीत के लिए? देखिए प्रशांत, पहले जो 20 तारीख को चिट्ठी लिखी थी सरकार ने बातचीत के लिए, उसे 23 तारीख को रिजेक्ट किया गया था किसान नेताओं की तरफ से। फिर 24 को सरकार ने चिट्ठी लिखी, जिस पर आज बैठक हुई, एक लंबी बैठक चल रही है। थोड़ी देर में आधिकारिक घोषणा भी होगी। उस पर किसान नेताओं ने फैसला किया है कि अपनी तरफ से वक्त बताया है कि 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे वो सरकार से बैठक करना चाहते हैं। ये अपना उन्होंने बताया और साथ ही कहा है कि वो अभी भी अपनी उन्हीं मांगों पर कायम है। मसलन जो सबसे बड़ी मांग है किसान नेताओं की कृषि कानूनों को रद्द करने की, उस पर चिट्ठी लिखकर ये जवाब दिया है। ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सरकार को ये भेजा जाएगा कि जो किसान हैं, किसान संगठन है, वो 29 तारीख को सरकार से बात करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार लगातार किसान नेताओं से कह रही थी कि बातचीत के लिए आप आगे आए। चिट्ठी भी लिखी गई थी, उसी के जवाब में किसान नेताओं ने अब सरकार को चिट्ठी लिखी है और 29 तारीख सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। जी, 29 तारीख को 11 बजे एक बार फिर बातचीत होगी और अब किसान संगठन बातचीत के लिए जाने के लिए राजी भी हो गए। लेकिन जो जावेद, सबसे अहम बात है, किसान संगठन बड़ी तादाद में यह बात कर रहे थे कि जब तक के तीनों कानून वापस नहीं लेगी सरकार, इससे कम पर कोई बातचीत के लिए वो राजी नहीं है। लेकिन अब क्या किसान संगठन कुछ प्रस्ताव लेकर जाएंगे, जैसा कि सरकार ने उनसे मांगा भी है, कहा भी है? देखिए, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, सबसे अहम यही है, जो किसान नेताओं ने कहा है कि वो 29 दिसंबर को 11 बजे सरकार से कहा है कि 29 दिसंबर 11 बजे बैठक आयोजित की जाए। और उन्होंने बाकायदा एजेंडा लिखकर दिया है, जिसमें पहला एजेंडा यही है कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको रद्द करने के लिए सरकार क्या क्रिया विधि अपनाएगी, क्या मोडालिटीज होंगी, ये उन्होंने अपने उन एजेंडाज में शामिल किया है। अब किसान नेताओं ने अपना तारीख, अपना समय सरकार को बता दिया है। अब सरकार का जवाब इस पर आना बाकी है, क्योंकि लगातार सरकार किसान नेताओं से पूछ रही थी कि आप तारीख बताएं, समय बताएं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो लगातार किसान नेता इस बात पर जी सरकार ने खुद पूछा था किसान संगठनों से कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक तारीख बताएं कि आप कब बातचीत के लिए राजी हैं। लेकिन किसान संगठनों ने तो सिरे से खारिज कर दी थी इस बात को कि वो किसी भी तरह के संशोधन के लिए राजी नहीं है, वो अब बातचीत नहीं करना चाहते जब तक सरकार ये ना बताए कि तीनों कानूनों को वो रद्द करने के लिए राजी है या नहीं। आखिर ये बदलाव क्यों करना पड़ा अपने उस स्ट्रेटेजी के तहत जो किसान संगठन लगातार बॉर्डर पर अपनी घोषणा कर रहे थे? देखिए, जिस तरह से लगातार चिट्ठी सरकार की तरफ से लिखी गई है,
20 तारीख को, खासतौर से जो 24 तारीख को लिखी गई है, अगर जो अब इसके जवाब में किसान नेताओं ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें भी किसान नेताओं ने यही बात कही है कि हमें अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्य को छुपाकर गुमराह करने की कोशिश की। किसान संगठन कह रहे हैं, बावजूद इसके किसान संगठनों ने अपनी पेशकश सरकार के सामने रख दी है कि 29 तारीख को 11 बजे बैठक आयोजित की जाए। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या जवाब देगी। एजेंडा भी साफ तौर पर किसानों ने बता दिया है कि जो तीनों कृषि कानून है उन्हें रद्द किया जाए। इसके अलावा जो सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा जो सुझाए लाभदायक एमएसपी कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान है उनको लागू किया जाए। तो ये ऐसे मोटा मोटी बातें हैं जिस पर ड्राफ्ट में किसानों ने सरकार को जो चिट्ठी भेजी है उन्हें शामिल किया है। प्रशांत, तो अब 29 तारीख को 11 बजे एक बार फिर बातचीत के लिए वो राजी हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से, जहां कल से जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का यह साझा ऑपरेशन लगभग 22 घंटे तक चला है। लेकिन जब आतंकियों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया तो सुरक्षा बल की गोलियों ने आखिरकार उन्हें ढेर कर ही दिया। शोपिया एनकाउंटर में आतंकी, घाटी में आतंकियों का अंत तुरंत। जम्मू कश्मीर में फौज का ऐलान, बंदूक उठाओगे तो मारे जाओगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बल का सबसे घातक प्रहार शुरू हो गया है। आतंकियों के सामने अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो हथियार डाल दें वरना उनका मरना तय है। कड़ाके की ठंड के बीच जब आतंकियों ने शोपिया में साजिश रचने की कोशिश की तो सुरक्षा बल ने उन्हें घेर लिया और फिर शुरू हुआ आतंकियों का एनकाउंटर। कानीगाम शोपियां में कल तकरीबन 3 बजे के करीब आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि वहां पे 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। और 4 बजे के करीब इनिशियल फायरिंग हुई, मिलिटेंटों ने फायर किया आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस पे। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने रिटाइलेट किया और मुठभेड़ शुरू हुई। इनिशियल फायरिंग जो हुई उसमें 2 मिलिटेंट मारा गया और 2 आर्मी के जवान भी घायल हो गए। रात भर यह ऑपरेशन चला, फायरिंग का सिलसिला रात भर भी जारी था। अर्ली इन द मॉर्निंग जो है फिर से मुठभेड़ शुरू हुई, क्योंकि वहां पे तकरीबन 1 से 2 मिलिटेंट और छुपे हुए थे जिनके साथ मुठभेड़ जारी थी। यह एनकाउंटर शोपिया के कैगाम इलाके में शुक्रवार दोपहर बाद शुरू हुआ। पता चला कि 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। फिर सेना के साथ सीआरपीएफ और पुलिस ने साझा अभियान शुरू किया। पहले तो आतंकियों से हथियार डालने को कहा गया, लेकिन जब आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी तो मौके पर तैनात जवानों ने आतंकियों के खात्मे का फैसला किया। Last night we had started an operation in Karnigam, Shopia on a specific information. During the course of both the militants who were holed up and who were firing at the police party have been neutralized. That is what has been got from the field. इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जिसमें जम्मू के नरवाल इलाके में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने एक चेकिंग पॉइंट पर संदिग्ध गाड़ी की तलाशी ली, जिससे भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। पुलिस ने हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साफ है कि आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल के सबसे बड़े अभियान से राज्य में शांति और विकास की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी और युवाओं को अच्छा रोजगार दिलाना आसान होगा। देश के 4 राज्यों के बाद अब लव जिहाद रोकने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी एक नया और मजबूत कानून लेकर आई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस नए कानून के विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके पारित होते ही मध्य प्रदेश में लव जिहाद यानी कि धर्म छिपाकर शादी करना, लालच देकर धर्म बदलवाना गैर जमानती अपराध होगा और कानून तोड़ने पर 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। प्रस्तावित कानून में साफ साफ लिखा गया है कि किसी को भी बहला फुसलाकर शादी करना, नाबालिग को बरगलाकर शादी करना अब अपराध होगा। इसके अलावा लालच देकर सामूहिक रूप से भी धर्म परिवर्तन कराना गंभीर आरोप में शामिल होगा। कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति या महिला दूसरे धर्म में शादी करता है तो उसे 2 महीने पहले प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी। लोभ, लालच है, लोभन
हम में रख के धोखा दे के मोबाइल आ रहा पीछे किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है। 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। देखिए, इस तरह की गतिविधियां क्या हम किसी को दबा के, धमका के, प्रलोभन दे के, अंधेरे में रख के धर्मांतरण करवा लें, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। देश के अलग अलग राज्यों से लगातार लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन की शिकायतें आती रही है और इसी के बाद सरकारों ने लव जिहाद पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की पहल की। अब तक जो राज्य इस तरह के कानून लेकर आए हैं उनमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, जहां पर योगी सरकार लव जिहाद के लिए कड़े कानून लेकर आई। सरकार ने इसे अध्यादेश के जरिए लागू भी कर दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भी अब लव जिहाद को रोकने के लिए नए कानून बनाने वाला विधेयक को मंजूरी दे दी है और जल्द ही लव जिहाद अब गैर जमानती अपराध होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अब लव जिहाद पर रोक लगाने वाला कानून बनाने वाले राज्यों में यह प्रदेश शामिल हो गया है। इसी महीने 18 दिसंबर से राज्य की जयराम ठाकुर सरकार ने भी लव जिहाद विरोधी कानून को लागू कर दिया है, जबकि हरियाणा में भी अब बहुत जल्द लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी हो रही है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए बाकायदा 3 सदस्यों की एक कमेटी भी तैयार कर ली है। कई राज्य लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लागू कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ पहले से ही कानून है, लेकिन आजकल एक अलग तरह की होड़ लगी हुई है। हमारे देश के कानून के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन, ज़बरदस्ती किसी का धर्म तब्दील करने का कोई रास्ता नहीं है। उसके करने वाला जो है हमेशा मुजरिम ही ठहराएगा और जिस पर ये इल्ज़ाम होगा उस पर मुकदमा भी चलेगा, उसको सज़ा भी होगी। अब सज़ा का प्रावधान बढ़ा दिया है। हर सरकार ये दिखाना चाह रही है कि वो इस तरह के कानून बनाने में दूसरी सरकारों से आगे है। ये असल में एक होड़ लगी हुई है, कंपटीशन चल रहा है, कौन ज़्यादा आगे बढ़ कर के इस तरह के कानून को बनाए। शिवसेना ने सामना के जरिए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। शिवसेना ने एनसीपी नेता शरद पवार को अब यूपीए की कमान सौंपने तक की मांग कर ली है। सामना के मुताबिक सोनिया गांधी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, लेकिन उनके आसपास के पुराने नेता अब नहीं रहे। शिवसेना ने राहुल गांधी की क्षमता पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा, नतीजे बताते हैं कि उनमें कमी जरूर है। सामना में लिखा गया है कि पीएम मोदी और अमित शाह को विपक्ष टक्कर नहीं दे पा रहा है, ऐसे में विपक्ष को सोचना चाहिए। सामना ने आज के अपने एडिटोरियल में राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की अकार्यक्षम करके कड़ी आलोचना की है। शायद सामना यह सुझाव देना चाहता है कि अब यूपीए का नेतृत्व शरद पवार जी ने करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी हो या राज्य की कांग्रेस हो, यह सत्ता के लिए इतनी लाचार बन चुकी है कि सामना ने कितनी भी आलोचना की, इसके बावजूद भी वो सत्ता पे टिके रहेंगे। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, जो सरकार चल रही है, वो सरकार चलाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। सामना के लेख में विरोधी पक्ष के या यूपीए के कमज़ोर हो जाने की बात जो कही गई है उसमें बड़ी हद तक सच्चाई है। शरद पवार जी का नाम उन्होंने सजेस्ट करते हुए कहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इस बात में सच्चाई है कि शरद पवार जी का अपना व्यक्तित्व जो है वो मैं समझता हूँ कि आज देश में किसी भी राजनेता से बढ़कर है। और अगर मोदी जी के सामने कोई ताकत उभरनी हो तो उसका नेतृत्व अगर शरद पवार करें तो ये उचित लगता है।